तो स्वागत है ब्रेक के बाद। देश में आज से 5G सेवाओं की शुरुआत और आज से 5 युग की शुरुआत कहा जाए 5G के तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आगाज किया और 1G से लेकर के 5G तक का सफर क्या रहा। और अब 5G की जब हम बात कर रहे हैं तो एक नए प्रोस्पेक्ट्स में किस तरीके से क्या कुछ इसका सीधा तौर पर किस किस सेक्टर्स में इसको फायदा मिलेगा, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। जल्दी से एक बार फिर से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं, रुद्र जी हमारे साथ मौजूद है, मोहित जी भी मौजूद है और हमारे साथ अनुज अग्रवाल जी भी साइबर एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए। अनुज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुज जी, जब हम आज 5G को लेकर के बात करते हैं तो 5G एक संचार क्रांति में एक नया आगाज साफ तौर पर इसे कहा जा रहा है। तो इसे किस तरीके से किन किन सेक्टर से जोड़ करके देखा जाए जो फायदा मिलेगा और नई संचार क्रांति इसमें नया क्या खास है? चलिए, अनुज जी तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार मैं मोहित जी के पास आ रहा हूं। मोहित जी, जब अभी बात हो रही थी जब ब्रेक में कि साइबर क्राइम को लेकर के कोई भी तकनीक आती है तो उसमें लूप होल्स जरूर होते हैं। 4G में भी देख लीजिए किस तरीके से लूप होल्स सामने आए थे, लेकिन 5G जब तकनीक आएगी तो जाहिर सी बात है साइबर क्राइम के जो मामले बढ़ रहे हैं वो कैसे रुकेंगे और किस तरीके से एक आम आदमी को किस तरीके से सावधानी बरतनी है। देखिए, अगर चंद शब्दों में कहा जाए तो शायद इसको एलैबोरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। लेकिन आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि जैसे जैसे तकनीकी उपकरणों का बदलाव हो रहा है, 4G से 5G टेक्नोलॉजी पर आ रहे हैं, साइबर के अपराधों में तो इतनी ज़्यादा वृद्धि होने वाली है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। हमारी जितनी वर्कफोर्स है, हमारे साइबर सेल हैं, बैकएंड के जितने भी ऐसे सारे संगठन हैं, उन सबको तकनीकी रूप से एनहेंस करने की और P मॉडल पर एक कार्य करने की और साथ ही साथ उन लोगों को प्रशिक्षित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ऐसे उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे क्रिप्टो के केसेस आ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, लेकिन इसके आगे ये नहीं पता होगा कि क्रिप्टो के कई ऐसे केसेस हैं जो लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम से लगभग करोड़ों लाखों रुपया अपने पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साइबर सेल उनको पकड़ नहीं पाता, क्योंकि एक वर्चुअल आईपी के माध्यम से वो भारत में बैठे हुए न्यूयॉर्क की आईपी से एक्सेस करते हैं और जब उनको ट्रेस करने की कोशिश करता है तो उस समय वो न्यूयॉर्क दिखाई देता है। तो आप सोचिए, जब तकनीकी बदलाव होंगे तो इसी प्रकार के वो लोग चीज़ों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बहुत बेसिक, मैं जितने भी भारत समाचार के दर्शक हैं उनमें से ना जाने कितने लोगों के साथ जो देख रहे हैं या उनके जानने वालों के साथ आर्थिक रूपी साइबर अपराध हुए होंगे, 100% हुए होंगे, या उनके नॉलेज में जरूर हुआ होगा कि किसी ने हमको OLX पर मकान बेचने के लिए, गाड़ी बेचने के लिए या कहीं अन्य प्रकार से, या जॉब के लिए या बिजली के बिल के लिए, कई प्रकार हम तो वहीं पड़े अभी तक। लेकिन साइबर अपराध इससे कई गुना कई कोसों दूर जा चुका है। लोगों को पता भी नहीं है जहां तक जा चुका है। साइबर सेल तक जो सूचनाएं नहीं पहुंचती हैं वो भी सूचनाएं हम तक आती हैं। अब मैं इसका छोटा सा आपको बता देता हूं, सिर्फ एक छोटा सा बदलाव जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय को प्रेषित किया गया था और इस 15 अगस्त पर ऐलान करने के लिए भी कहा गया था कि IMPS NEFT और IMPS NEFT या इस प्रकार से जो भी डिजिटल लेन देन होती है, जब बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है तब उसको 24 से 48 घंटे के लिए, मैं आपके एक्सक्लूसिव आपके चैनल पर ये सार्वजनिक रूप से ऐलान कर रहा हूं, अपने मॉडल को दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि अगर ये भारत सरकार कर दे तो छोटा सा बदलाव सीधा आज रात 12 बजे से कर दे, जैसे नोटबंदी हुई थी, तो शायद आर्थिक रूपी साइबर अपराधों पर भी कल से ही रोकथाम हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है, जितने भी डिजिटल लेन देन में IMPS NEFT ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको 48 घंटे के लिए रोक लगानी है बैंक से। यानी आप बैंक से बैंक में डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कैश नहीं निकाल सकते या आप उसको ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, साइबर सेल को जो आर्थिक रूपी साइबर अपराध में प्रॉब्लम आती है कि जैसे एयरटेल से ट्रांसफर हुआ अमेजॉन में, अमेजॉन से ट्रांसफर हो किसी अन्य में, फिर उसने बैंक खाते में कर लिया, बैंक खाते से जब तक रिपोर्ट हुई नहीं उससे पहले उसने जो है पैसा निकाल लिया। जब पैसा है ही नहीं, आप ट्रेस किसको करेंगे? ये तो मैं बड़ा चंद सेकंड में आपको ये छोटे छोटे उपाय जो आपने पीएमओ तक भी भेजे हैं, फिलहाल अब देखना रहेगा कि पीएमओ कितना अमल करता है। अनुज जी के पास एक बार पूर्ण करेंगे। अनुज अग्रवाल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो हम जानना चाहेंगे कि नमस्कार। नई संचार क्रांति का आगाज हुआ है, किस तरीके से इसको आप नया मान रहे हैं और 4G से किस तरीके से किन किन मायनों में अलग है? हमारे जरा दर्शकों को समझाइए एक आसान सी भाषा में। अनुज जी, देखिए, ये पूरी तरह से एक अलग प्रकार की चीज है।
बहुत सारे लोग इसमें सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हमारी फ़ोन कॉल बेटर हो जाएगी, कॉल ड्रॉप कम हो जाएगी या हमारी डाउनलोड की स्पीड बढ़ जाएगी। इसको इस तरह से नहीं देखना है। ये जो नई तकनीकी 5G की है, इसमें रफ्तार तो तेज होगी, उससे भी जो ज्यादा बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है कि अवेलेबिलिटी, बैंडविड्थ। पहले अगर हम 4 लेन हाईवे पर थे तो अब हम 40 लेन हाईवे पर हैं। तो हमारे जो दूर दराज के लोग हैं, देश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच अच्छी नहीं है, सड़कों के माध्यम से जाया नहीं जा सकता, कहीं और तरह के चैलेंजेस हैं। हमारे जो सुविधाएं हैं, जैसे मान लीजिए हेल्थ की सुविधा है, कानून व्यवस्था की सुविधा है, बैंकिंग की सुविधा है, ये सारी सुविधाएं हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में सतत रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं। पैचेस तो हैं, कभी आ गई कभी नहीं आ गई। 5G के आने के बाद से एक ऑगमेंटेड या वर्चुअल रियलिटी, आपको ऐसा लगेगा कि डॉक्टर आपके सामने ही बैठे हैं जबकि आप अपनी झोपड़ी से बाहर ही नहीं आए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके गांव के प्राथमिक केंद्र पर आप एम्स के चीफ सर्जन से बात कर रहे हैं जी। यानी कि अनुज जी, जब हम साफ तौर पर कहते हैं आज दुनिया का ग्लोबलाइजेशन हो गया है, दुनिया एक गांव बन के रह गई, तो अब सीधे सीधे उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको आत्मसात कर सकते हैं। क्यों अनुज जी? बिल्कुल आपने सही कहा। अब हम उसका सचमुच अनुभव कर सकेंगे और उसका वास्तविक फायदा उठा सकेंगे। अभी तक एक झलक मिली थी, 4G में थोड़ा बहुत लोगों तक बातें पहुंची थी, चीजें हुई थी, लेकिन 5G के आने के बाद आप उसको मूर्त रूप में देख सकेंगे और उसकी सुविधा का सतत लगातार लाभ उठा सकेंगे। कोई सुविधा थोड़ी देर के लिए उपलब्ध होती है, वो कामयाब नहीं होती। अब आप ऑपरेट कर रहे हैं और उसी दौरान अगर मान लीजिए नेटवर्क कामयाब नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर लगातार हमें अब ये होगा, ये निरंतर सतत चलने वाली जो है वो एक प्रक्रिया होगी जो अब हम सबको मिल रही है, या यूं कहें कि एक सुविधाएं मिलेंगी और उसमें कोई भी असुविधा नहीं होगी। एक बार मैं डॉक्टर राहुल जी के पास आता हूं। राहुल जी, अभी आपसे बातचीत के दौरान कुछ स्किल्स मैन पावर को लेकर के जरूरत हो रही थी, बात हो रही थी। जब हम स्किल्स मैन पावर की बात करते हैं तो किस तरीके से अब इनको भी अब ट्रेन करने की जरूरत, क्योंकि अब आने वाले समय में कुछ सेक्टर्स में रोजगार के अवसर कम होंगे, लेकिन अब स्किल्स मैन पावर की कहीं ना कहीं जरूरत बढ़ेगी आने वाले समय में। आलू जी, जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको एक CMI डेटा को रेफर करना चाहूँगा। CMI डेटा 2021-22 के अनुसार जो इंडिया का टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 32% है। सो जो पूरा रोजगार उद्योगों में है उसका 32% सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का है। तो आप देखिए कि इस 5G टेक्नोलॉजी एडॉप्शन से जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग में अभी बढ़ रहे हैं और उसका असर ये होगा कि स्किल की काफ़ी ज़रूरत होगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी जो स्किलिंग होंगे उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ये एक आज हम बात कर रहे हैं कई प्लेटफॉर्म्स पे, जो इतनी बड़ी बात हम लोग कर रहे हैं, एक बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं, एक बड़े आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ये तभी हम इसका फ़ायदा उठा पाएंगे जब हम स्किल इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि स्किल के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट होगा और स्किल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ आगे आएंगी और 5G टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्किल्स तैयार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी निवेश होगा। शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि आप, जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल कि आप देखें कि सर्जरी में ही रोबोटिक सर्जरी अगर में वृद्धि होगी, इजाफा होगा, तो आप जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी में जो स्किल्स होंगे, आप उस तरह के स्किल्स एक्वायर करके आप रोजगार आपको मिल सकता है, आपको जॉब मिल सकता है। सो एजुकेशन में स्किल्स बेस्ड एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, ना कि डिग्री बेस्ड स्किल्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, और काफी समय से भी स्किल्स बेस्ड डेवलपमेंट को लेकर के फोकस किया जा रहा था। रुद्र जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात कहते हैं, आप रोजगार की बात तो करिए, लेकिन अब इसके साथ साथ स्वरोजगार की भी बात कीजिए। अब आप लोगों को इस तरीके से स्किल डेवलपमेंट कीजिए कि लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार के साथ स्वरोजगार करें, लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करें। तो अब चीजें उसी ट्रैक पे आती नजर आ रही कि रुद्र जी?
बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम पिछले 6 सालों में इंटरनेट की उपभोक्ताओं की सीमा को 25 करोड़ से फान करके 85 करोड़ पे पहुंच गए हैं, अगर हमने अपने प्रति व्यक्ति औसत डेटा को बहुत आगे पहुंचा लिया है, अगर हमने इंटरनेट पे अपने खर्च करने वाली रकम को आगे बढ़ा दिया है, तो हमें ये भी तय करना होगा कि क्या हम अब साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, क्या हम वो तमाम हैकर से बच सकते हैं। तो भारत ने जिसने इतनी बड़ी छलांग लगाई है, उसे अब 2 या 3 चीज़ों पे एक बड़े पैमाने पे काम करना होगा राहुल जी। पहली बात तो आप सिलेबस में अब शामिल करवाइए, बहुत हो चुकी कंप्यूटर की पढ़ाई, अब इंटरनेट को भी लाइए ब्लॉकचेन को, लाइए रोबोटिक्स को, लाइए एआई को, उसको सिलेबस में शामिल करवाइए। दूसरी बात, अब आपको एक डेडिकेटेड लॉ चाहिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी लॉ डेडिकेटेड चाहिए, जिसको कानून का ढांचा मिला हो, तभी वो तीसरा काम कर पाएगा जो आप सोच पा रहे हैं 5G के टेक्निक से। और तीसरी बात, यहाँ पे संदेश हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के तमाम एडवाइज़र देखे होंगे, एजुकेशन एडवाइज़र, मीडिया एडवाइज़र, अब IT एडवाइज़र की नियुक्ति होनी ज़रूरी है। जब आप 5G की आप तरफ आगे बढ़ गए हैं, तो मुख्यमंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास और तमाम मुख्यमंत्रियों के पास एक IT एडवाइजर की भी नियुक्ति हो, जो ये बता सके कहाँ पे IT सेल तो होती है डिपार्टमेंट में। सेल होना अलग बात है, एजुकेशन सेल भी होती है, मीडिया सेल भी होती है, सूचना विभाग पूरा इसी का काम करता है। एक एडवाइजर, मैंने कहा सब कुछ डेडिकेटेड चाहिए, ना केवल लॉ डेडिकेटेड चाहिए, सिलेबस डेडिकेटेड चाहिए, बल्कि आपको वो हर तरीका चाहिए, क्योंकि आपको इंटरनेट में अपनी वृद्धि का अगर ग्रोथ दिखाना है, तो आपको ये भी दिखाना है कि वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित ना हो, वहाँ पे उनके साथ फ्रॉड ना हो रहा हो। तो आपको अगर चलना है, तो देश को एक सुरक्षित माहौल देना है, तो ये सारी चीजें लेके चलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये कैसे सुझाव हैं मोहित जी, जरा इस पर मैं आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आपने तो पीएमओ तक अपने सुझाव भेजे, आपने इन सब चीजों को जो रुद्र जी ने बताया कितनी जरूरत समझी, और आपके जो सुझाव है उसमें क्या ये शामिल है? बिल्कुल, वो सुझाव भी शामिल है। हाँ, देखिए, 2 चीजें हैं, साइबर अपराध एवं कानून। जी, जो अपराध है यानी साइबर क्राइम है, इट्स अ काइंड ऑफ टेक्निकल थिंग, जो तकनीकी लोग ही समझ सकते हैं। और जो साइबर कानून है, वो कौन समझेगा? जिसको कानून की जानकारी होगी। और ऐसे लोग ही मार्केट में नहीं है जो एक साइबर क्राइम को भी जान रहे हो और कानून को भी जान रहे हो। इसीलिए मैंने खुद पहले टेक्निकल स्किल सेट को हेड आउट किया, टेक्निकल के बाद मैंने लीगल वे में काम किया, और अब मैं प्रदेश का पहला एडवोकेट था। मैंने कई इसमें किताबें भी लिखना शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि अब इसकी जरूरत है। और जैसा आपने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, बिल्कुल आप सोचिए, जब इस तरीके का सुझाव मैंने जब कार्यालय को भेजा, तो वहां से भी उनके संबंधित IAS अधिकारियों का फोन आया लगातार। उन्होंने सुना, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है। तो जब उन लोगों को जरूरत पड़ी, यहाँ पे कोई छोटा बड़ा की बात नहीं है, यहाँ स्किल सेट्स की बात होती है कि देखिए, अगर आज मिट्टी के बर्तन मैं बनाने लगूंगा, नहीं बना पाऊंगा, कारण कि मेरे पास वो स्किल नहीं है कि मैं मिट्टी का बर्तन बना पाऊं, लेकिन वो बनाने वाला व्यक्ति, उसके पास वो स्किल सेट मौजूद है। और ये जो फील्ड का जो गैप है, अभी तक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। एक बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ बच्चा, एक MCA किया हुआ बच्चा, आई एम आल्सो पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, आफ्टर दैट आई हैड डन द LLB एंड LLM, ठीक। तो उसके बाद मैंने कानूनी रूप से किया। तो मार्केट में ऐसे लोगों की बहुत कमी है। संवैधानिक रूप से आज भी अगर एक क्रेडिट कार्ड का पैसा होल्ड होता है अकाउंट के अंदर, तो कोर्ट से आदेश कराना होता है। तो आप सोचिए, तकनीकी आदमी तो सिर्फ बताएगा कि भाई साहब ये कर लो, वो कर लो, या ट्रेस कर लो, लेकिन कोर्ट में क्या पेश हो सकता है? नहीं हो सकता जी। अगर आपके भारत में कानून में इतनी कमियां भी हैं, जैसे आपने कहा है भाई, नेशनल लेवल पर ऐसा साइबर क्राइम के लिए डेडिकेटेड लॉ होना चाहिए। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, ये होना ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा कानून भी अभी बड़ा इसमें वीक है। अगर सिर्फ मैं कहता हूं कि हमने एक एक्स पर्सन ने 26,000 रुपए का साइबर क्राइम किया और उसके खाते में 48 लाख पड़े थे, भले वो 48 लाख रुपए चोरी के हों, लेकिन एक बैंक कर्मी को और संबंधित थाने को सिर्फ उसके 26,000 रोकने का जो पावर है, वो उनके पास अभी तक मौजूद है। ये कई बार हो चुका है। कई बार ऐसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में पूरा अकाउंट भी फ्रीज होता है, नहीं तो सिर्फ उस अकाउंट अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है जो डिस्प्यूटेड है। तो अगर सारा पैसा था, तो इस तरीके की भी कई सारी चीजें बिल्कुल ऐसे केस कई आए सामने, लेकिन फिलहाल अब मेरे साथ चुनौतियां तमाम सारी हैं। मैं अनुज अग्रवाल जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, और जिस तरीके से 5G के आने के बाद जब हम हाइब्रिड कल्चर की बात करते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विस्तार होगा। और बड़ी बात यह कि स्किल मैन पावर को अब कहीं ना कहीं और चीजें डेवलप करनी होंगी। आने वाले समय की ये मांग है, या यूं कहीं की एक जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, 5G से विस्तार
बहुत ज्यादा होगा। और अभी 5G ऑफिशियल वर्क में ज्यादा यूज हो रहा है, कार्यालयों में ज्यादा यूज हो रहा है। 4G जब है या वाईफाई है, 5G से आपके घर की हर चीज जुड़ जाएगी। आपके घर का फ्रिज, आपके घर का टीवी, ओवन, वॉशिंग मशीन, हर चीज आपकी जो है IoT से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से, 5G के माध्यम से कंट्रोल होगी। आप अपने कार्यालय में बैठकर घर में वॉशिंग मशीन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपके घर का ताला जो लॉक है, दरवाजे पर लगाते हैं, वो भी आप पूरी तरह से इंटरनेट बेस्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस बढ़ेंगे जो अभी अनफोर्सीन है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो 4G से 5G में किसी गुणात्मक चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि भाई स्पीड बढ़ जाएगी, भाई डाउनलोड फास्ट हो जाएगा, हमें मूवी जल्दी देखने को मिलेगी, यहाँ पर लेटेंसी घट जाएगी। ये सब बात नहीं है। उन क्षेत्रों में जहां अभी तक इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग नहीं हो रहा है, एक्सेस नहीं हो रहा है, वो सब होने वाला है। और आपकी ऑलमोस्ट हर चीज, आपके घर के खिलौने, अब जब आपके घर का ताला अगर इंटरनेट इनेबल्ड हो गया, IP इनेबल्ड हो गया, तो उसे आप भी दूर बैठे हुए खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और कोई हैकर भी खोल सकता है, बंद कर सकता है। आपके घर की मशीन, आपके घर का ओवन आप भी बाहर से चला सकते हैं, तो कोई हैकर भी चला सकता है। तो ये जो गुणात्मक और एक अलग तरह का चेंज आ रहा है, जिसको आप हाइब्रिड भी बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए हम लोग लीगली और टेक्निकली अभी तैयार तुरंत होने चाहिए, क्योंकि हमने 5G लॉन्च तो कर दिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लॉन्च की घोषणा कर दी। जल्दी ही ये विभिन्न शहरों में उपलब्ध हो जाएगा और सबसे पहले लोग इन्हीं चीजों में इसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल अनुज जी, आपने सही कहा। मेरा सवाल अनुज जी आपसे ये, जैसे कि आपने कहा हम कहीं पे भी बाहर हैं, हमारे घर की एक एक चीज किस तरीके से इस तकनीक से कनेक्ट है, तो अगर हम एक पक्ष तो ये हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष जिस तरीके से अगर साइबर की बात करें, अटैकर की बात करें, तो उसकी भी पूरी ऑब्जर्वेशन है, उसकी हमसे ज्यादा तैयारियां होंगी। तो ये जो व्यवस्था है, लेकिन एक फुल प्रूफ प्लान फिर इसके लिए किस तरीके से अब काम करने की जरूरत है आने वाले समय के लिए? देखिए, इसको हमें दो तरीके से करना पड़ेगा। 2 pronged स्ट्रेटजी है। हाँ। एक तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर हमें डेडिकेटेड फोर्स IT और साइबर की बनानी पड़ेगी। अभी जो व्यवस्था है उसमें हमारे जो पुलिस के लोग हैं वो कहीं पर भी पोस्टेड होते हैं, फिर उनको साइबर में भेज देते हैं। ये पूरी तरीके से तकनीकी मामला है और जो 2-3 साल उनको समझने में लगते हैं, उनको फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। हमें एक डेडिकेटेड विंग बनाना पड़ेगा जिसमें निश्चित रूप से प्रशिक्षित अधिकारी हों, टेक्निकली ओरिएंटेड लोग हों और वो लगातार वहां रहें। इसके अलावा बहुत बड़े स्तर पर साइबर मुक्त हमें लोगों को अवेयर करने के लिए अभियान चलाने होंगे, स्कूलों से चलाने होंगे, RWAs को उसमें साथ में लेना होगा, सामाजिक संगठनों को लेना होगा और लोगों को बहुत बार बार अवेयर और शिक्षित करना होगा। बिल्कुल, यानी कि हम सबकी एक शिक्षित समाज की एक तरीके से ये भी अब जिम्मेदारी बढ़ी है। एक फाइनल कमेंट में चाहूंगा डॉक्टर राहुल जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से अब आपने भी तमाम सारे सुझाव दिए, तो आज की इस 5G तकनीक को लेकर के आने वाले समय में हमें किस तरीके से जो तकनीक है, इसके जो लूप होल्स हैं, उससे भी कहीं ना कहीं बचना है, सावधान रहना है, चौकन्ने रहना है। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा एक सुझाव आपकी तरफ से। मुझे लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जब भी हम टेक्नोलॉजी कोई भी अडॉप्ट करते हैं, तो कल्चर यदि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लायक नहीं होती है, जो हमारे साथी एक्सपर्ट अभी जिन इशूज़ को रेज किए हैं, तो कभी भी कोई कल्चर किसी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है, तो यदि कल्चर का स्किल, ओवरऑल स्किल उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लायक नहीं होता है, तो एक गैप होता है और उसी गैप को हम लोग टेक्नोलॉजिकल लैग बोलते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजिकल लैग को एड्रेस करने की जरूरत है। यदि हम टेक्नोलॉजिकल लैग को एड्रेस कर लेंगे तो इसका सर्वश्रेष्ठ फायदा हमें मिलेगा और समाज एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ेगा और निश्चित रूप से हमारी आर्थिकी विकसित होगी और रोजगार के नए, बिल्कुल रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। मोहित जी, इन तमाम सारे सुझावों और प्रशंसा के बीच मोबाइल फोन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये मोबाइल फोन 5G के अभी बड़े महंगे हैं। इस सेक्टर पे भी मतलब किस तरीके से आम लोगों की पहुंच तक आ जाए, इसके लिए भी काम करने की जरूरत है। जो असल सवाल है उसका तो आपने जवाब दिया ही नहीं जल्दी से। देखिए वो तो बात सही है। रिसेंट लेटेस्ट मोबाइलों का भी परचेस बिल्कुल किया जाएगा, वो भी आपने बिल्कुल सही कहा। 5G के मोबाइल्स आएंगे तो उसके बाद तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन इतना मैं अंतिम सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद
लेकिन हमें तकनीकी रूप से जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए उसका समाधान जरूर करना पड़ेगा। जैसा डिबेट में हुआ, बड़ी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग डिबेट हुई। भारत बिल्कुल, समाचार अब को आप भी जैसे बहुत-बहुत धन्यवाद। एक्सपर्ट आएंगे तो जरूर, और रुद्र जी जैसे लोग आएंगे। रुद्र जी जल्दी से एक फाइनल कमेंट में आपसे भी चाहूंगा इस 5G को लेकर जल्दी से। आलोक जी, बड़ा दिन है, हम लोग ने अपनी टेक्निक को अपग्रेड किया है। मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि साइबर स्पेस, जितना स्पेस है वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए सुरक्षित बन पाएगा, यही उम्मीद करता हूं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। अनुज जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर राहुल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रुद्र दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तो मोहित बजाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5G को लेकर के आज हमने बात करी। एक नई तकनीक है, नया विकास है, और इस विकास के पथ पर हमेशा भारत चल रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं न्यू इंडिया की नींव रखी जा चुकी है। नमस्कार।